अच्छा जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? वकास। जी सर। वकास को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। अच्छा। पेपर विजिबल है अभी? यस सर, विजिबल है। अच्छा, चले जी, ओके। सो अगर मैं इसमें आपको कुछ हाईलाइट की चीजें कुछ दिखाना चाह रहा था कि लिखते हुए भी हमने कुछ चीजें यहाँ से पिक करनी है कि किस तरीके से हमने पेपर में अपने बात को मेंशन करना है। तो मैंने आपको यहाँ लाइन 3 पे मैं ले गया था कि यहाँ पे अगर आप इस पे गौर करें, इस लाइन के ऊपर, तो इधर कुछ चीज जिस तरह से मेंशन की हुई है, लिटरेचर रिव्यू का एक दो लाइनें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। शज एंड फेलो वर्कर्स present a review of special features extraction techniques for handling ambiguity of words and references given 8। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है और एक रेफरेंस है। हम आगे चलते हैं। मैं आपको सिर्फ इंडिकेट ये करना चाह रहा हूँ कि कैसे आपने वर्ड्स को मिन्स करना है और थोड़ा सा मोनोटोनस टोन, यानी एक स्टैंडर्ड एक ही टोन पे फॉलो नहीं करना, चीजों को थोड़ा सा चेंज करना है। आगे देखें। जब हम आगे आते हैं नेक्स्ट लाइंस के ऊपर, और ये जो अगली लाइंस हैं इनको हम पढ़ते हैं, ये सारी की सारी नंबर 9 पे आके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई हुई है वो ये है कि अगर आप लोग गौर करें तो इधर इसने लिखा हुआ है कि रिचर्ड एंड को ऑथर्स अडॉप्ट हायरार्किकल क्लासिफिकेशन एंड टेक्स्ट माइनिंग। दे यूज 3 फिल्टरिंग स्कीम्स टू प्रोग्रेसिवली क्लासिफाई टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू contextual polarity and frequent term of documents and references given। 9 फौरन बाद आगे लिखा है जाओ याओ एटल एडॉप्ट। अब ये एक और पेपर के बारे में बात। पहले दो पेपर खत्म हो गए, नए पेपर आ गया। बात हो रही है ऑथर्स की कि ऑथर्स जो है दे अडॉप्ट अ फिल्टर मेथड ऑफ टॉप वर्ड लिस्ट एंड अकॉर्डिंगली आगे जाके चीज क्लोज हुई हुई है। सर इसमें नंबर लगाया तो फिर साथ नाम क्यों बता रहे हैं? वो तो रेफरेंस में नहीं होना चाहिए था। मेरे भाई अंग्रेजी लिखनी है तो अंग्रेजी लिखते हुए तो आपने कुछ ना कुछ चीज लिखनी है ना। रेफरेंस का स्टैंडर्ड जो है वो वही है जो लिखा हुआ है। इट्स IEEE स्टाइल। सेंटेंस बनाने का मैं आपको अब तरीका बता रहा हूँ कि सेंटेंस बनाते हुए ऑथर के नाम भी डाले जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है। ठीक है सर। जी बताइए, कौन सवाल कर रहा है? सर मैं आदिल। अच्छा सर, आपने भी यहाँ पे एक पेज पे बात की है ना कि जिस नंबर 9 नुमेरिक में है, यहाँ पे हमारा एक पेपर एंड हो जाता है। सेकंडली हमने दूसरे एक पेपर को पिक किया जिसमें जाओ जाओ है, उसके अलग है। तो सर नुमेरिक वही सारी सीक्वेंस में चलेगी या उसके लिए अलग हम नुमेरिक रखेंगे? न्यूमेरिक सीक्वेंस जो है, आप जब एक पेपर जिक्र कर देते हैं तो अगला पेपर का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ना। बट ये आपका सवाल जो मुझे लग रहा है वो ये है कि 9 के बाद 11 आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी सर, अभी देखें सर, यहाँ पे ना आपने बताया ना कि ये ऑफ आ सकता है, डॉक्यूमेंट्स में हमारे आ पास। सकता है सर। सवाल का जवाब सुन लेना, आ सकता है। ठीक है सर, ठीक है। जी आ सकता है। बट जनरली स्पीकिंग जब आप पूरा पेपर लिखते हैं तो आप पहले एक स्टैंडर्ड ही फॉलो करते हैं, एक ही तरीके से चलते हैं कि 9 के बाद 10 ही आना चाहिए। लेकिन हो सकता है आगे जाके कहीं पे 10 दोबारा रिपीट हो रहा हो और एक के बाद रिपीट हो रहा हो, तो फिर वो आ जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 10 के बाद 13 नंबर है, ठीक है, 11 नहीं है। उसकी वजह ये होगी कि 11 पहले कहीं रेफर हो चुका होगा और वहां पे वो सीक्वेंस नहीं आया होगा या अपने तरतीब में चला होगा। इधर अब वो चूंकि उसका ताल्लुक कोई नहीं था उस पेपर का, इसलिए उसको जिक्र नहीं किया, 13वें पे आ गया डायरेक्ट। गॉट इट सर, समझ आ गई। अभी इधर जो चीज सीखने वाली है वो ये है कि जब आप लिखते हैं तो आप जो है वो एक स्टाइल में नहीं लिखते हैं, चीजों को मिक्स करते हैं। कभी ऑथर का नाम लिखते हैं, कभी ऑथर का नाम नहीं लिखते हैं। लाइक इधर देखें एक जगह पे आगे जाके इस पे अगर आप देखें, who is this guy जो हमेशा बोलते हैं 0236 जमशेद, आप काइंडली या तो आप ट्रैक्टर चला रहे होते हैं या आप जो है ना किसी से गप लगा रहे होते हैं। क्लास में अपना आया करें अगर यही काम करने हैं आपने। मिस्टर जमशेद, प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्किंग में। तो भाई हमें तो प्रॉब्लम ना करें ना, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं आप? हर दफा मुझे आपको क्लासरूम से निकालना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। काइंडली अपने माइक्स को म्यूट रखें अगर आप बात नहीं कर रहे कोई। ओके जी। सो यहाँ पे अगर सिर्फ जो गौर करने वाली बात है वो ये कि जो लिखने का स्टाइल है वो मिक्स होती हैं चीजें। आप एक ही स्टैंडर्ड पे नहीं लिखते। लाइक लोग बहुत सारे ऐसा करते हैं जी, इन 1 डिटेल दे दी, इन 2 डिटेल दे दी, इन 3 डिटेल दे दी। ऐसे नहीं करना होता, ये मोनोटोनस टोन है। आप मिक्स करते हैं। इधर मुख्तलिफ स्टाइल से सेंटेंसेस लिखे गए हैं फॉर डिस्क्रिप्शन अबाउट द कंटेंट ऑफ द पेपर।
So somewhere it is said कि जी the author stated somewhere it is नामों के साथ Richard and co-workers, Richard and colleagues मिक्स करके चीजें जो है वो बयान की गई है। तो आपने भी जब अपना रेफरेंस लिटरेचर रिव्यू लिखना है तो आपने इसी तरीके से लिखना है। इट शुड नॉट बी मोनोटोनस। ये मैं ये से भी बताना चाह रहा हूँ। स्टैंडर्ड यहाँ पे IEEE स्टाइल फॉलो हुआ है। IEEE स्टाइल का मतलब ये है कि इन टेक्स्ट नंबर होगा और जब आप एंड पे जाएंगे तो उसका डिटेल्ड रेफरेंस होगा। ठीक है जी। डिटेल्ड रेफरेंस जो है वो आपके पास लाइक जब आप यहाँ पे जाके देखते हैं तो इस जगह पे से ये जो इधर आपको नजर आ रहा है नंबर 5 नजर आ रहा है, इसको अगर आप गौर करें इसके अंदर एक तरीका कार फॉलो हुआ है। ये इससे तो जूम हो नहीं रहा, मैंने ट्राई की है बट दिस इज द मैक्स लिमिट। अच्छा अब आ गया, पहले इट वाज नॉट डूइंग। अभी आ रहा है? और करना चाह रहे हैं आप? ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास ये नंबर 5 रेफरेंस है, इसमें एक स्टाइल में एक चीज फॉलो हुई हुई है। ये 16 में आप देखें तो वो भी एक तरीका कार फॉलो हुआ है। क्या फॉलो हुआ है अगर आप गौर करेंगे तो इसमें ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं और ऑथर का नेम जो है वो फर्स्ट नेम फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमास में टाइटल लिखा हुआ है पेपर का। ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन आपके एक नाम लिखा हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, दैट इज द नेम ऑफ जर्नल। और एक स्टाइल में लिखा हुआ है, उसको इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। फिर उसका वॉल्यूम नंबर है, फिर पेज नंबर है और फिर जिस साल में वो या जिस महीने में हुआ है वो डिटेल लिखी हुई है। तो ये एक स्टैंडर्ड स्टाइल है जो कि फॉलो हो रहा है और ये स्टैंडर्ड स्टाइल IEEE का न्यूमेरिक स्टाइल है। अच्छा अब इसमें जो मैंने आपको नाम बताया था ना वैंकूवर, टुरेबियन, उनमें क्या वेरिएशन हो सकती है? लाइक इसी के अंदर ये जो जर्नल का नाम है इस वक्त इटैलिक में, अगर ये इटैलिक की जगह स्ट्रेट नॉर्मल कैरेक्टर्स में लिखा जाए तो ये टुरेबियन से वैंकूवर बन जाएगा। ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे साल बाद में लिखा है, पेज नंबर पहले लिखे हुए हैं। पेज नंबर और साल को आपस में रिप्लेस कर दें, किसी एक जर्नल ने वो स्टाइल फॉलो किया होगा, उसका नाम उसने टुरेबियन लिख दिया होगा, बट ओवरऑल ये एक ही स्टैंडर्ड है, इट्स IEEE स्टाइल। इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें अगर थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं तो वो जर्नल अपने लिहाज से उसके नाम में वेरिएशन ले आता है। वो हम आगे जाके भी आप देखोगे भी, जब आप रेफरेंसिंग में जाएंगे ना तो आप जब क्लिक करते हैं कि रेफरेंस इन विच स्टाइल, तो वो आपको बताएगा जी। मैं आपको बल्कि अभी थोड़ी देर में दिखा भी देता हूँ जिसमें आपको एक नाम एक ही स्टाइल होगा लेकिन नाम चेंज होंगे सिर्फ इन्हीं वेरिएशन के साथ। कहीं पे फर्स्ट नेम फर्स्ट, सेकंड नेम फर्स्ट होगा, नाम चेंज हो जाएगा। आई मीन टू से उसका स्टाइल का नाम चेंज हो जाएगा। कहीं इन्वर्टेड कॉमास चेंज होंगे तब वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से चीजें जो है वो वेरी कर सकती हैं। Just Jamshed want to be thrown out. He appears and he performs something wrong and then he जी आदिल आप कुछ पूछ रहे हो? सर मैंने छोटी सी चीज शेयर करनी, तो मुझे थोड़ी उसमें कंफ्यूजन है। अब सर आपके भी मैं रिसर्च पेपर्स वगैरह देख रहा हूँ और सेकंडली दूसरी चीजें भी पढ़ रहा हूँ ना सर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 न्यूमेरिक में एक नाम है ML विलियम्स, तो अगर हम लोग ये नाम किसी पैराग्राफ में मेंशन करते हैं किसी पेपर के अंदर, तो क्या हम लोग उसको बोल्ड से मेंशन कर सकते हैं? क्योंकि मैं 1-2 पेपर्स पढ़ रहा था, भी मुझे वो मिल नहीं रहे, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। उसमें सर उन लोगों ने ना कुछ नेम्स वगैरह बोल्ड भी दिए हुए हैं, मीन्स कि उनकी राइटिंग फॉन्ट बोल्ड की हुई है। तो क्या हम लोग जो पैराग्राफ में किसी भी नाम को बोल्ड से मेंशन कर सकते हैं, या हम लोग राइटिंग सारी रखनी हमने सेम है? आवाज आ गई? सर बहुत स्लो आवाज आ रही है। नहीं लिखते, रेगुलर राइटिंग में ठीक है। ओके ओके गॉट इट सर। ऑथर डेट स्टाइल भी सिमिलर पैटर्न पे इसी तरह से डिटेल दी होगी। आपने अपने अपने रेफरेंस पेपर देखे हैं, वहां पे आपको नजर आ रही होगी डिटेल। अब लिंक कैसे करते हैं इसको? इन टेक्स्ट से लिंक करना आसान है। नंबर 5 वहां पे आके नंबर 5 देख लें, आपको डिटेल मिल जाएगी। वहां पे एक पेपर है आपके पास इंट्रोडक्शन सेक्शन में, उसको यहाँ आके कैसे देखा जाए? अगर ऑथर डेट सिस्टम, जिनका ऑथर डेट है जरा वो मुझे बता सकेंगे? आप देखें आपको ऑथर डेट में जो इंट्रोडक्शन में पहला पेपर है उसको आप एंड पे कैसे लोकेट करेंगे? वहां नंबर तो नहीं दिया हुआ, तो नाम लिखा हुआ है कि रिचर्ड ब्रैकेट में 2010 लिखा हुआ है।
हाँ, तो अब आखिर में जाके कैसे सर्च करोगे आप? रेफरेंस सेक्शन में कैसे? हाँ, सॉरी, नहीं, क्लिक हर जगह तो अवेलेबल नहीं होता। प्रिंट ले लिया आपने, आप प्रिंट लेने के बाद तो क्लिक नहीं कर सकते आप, तो फिर क्या करोगे? और हर एक में क्लिक की ऑप्शन भी नहीं होती। हाँ जी, और कौन कौन है ऑथर डेट वाला? बताएं कैसे पहुंचेंगे पेपर तक? पेपर तक कैसे पहुंचेंगे? मिक्स तो मैंने सवाल नहीं किया, मैंने सवाल किया कि आखिर में रेफरेंस तक कैसे पहुंचेंगे? जी सर, मैंने चेक किया सर। इसके अंदर ऐसे होगा कि जो जो ऑथर है सर, उसकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं सर, अगर वो सी से शुरू हो रहा है, जिस तरह मेरा पहला रेफरेंस डला हुआ है वो कैंटर के नाम से, फिर जो नीचे रेफरेंसेस हैं उनके अंदर जा रहा हूँ और सी के अंदर सी ए, उसका CAN नाम है उसका, तो कैंटर में वो मेरे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ रहा है सर। एग्जैक्टली, तो आप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में चेक करके जाके फिर आप ऑथर का नाम जो है वो किसी एक जी सर। अल्फाबेट से शुरू होगा, तो उस अल्फाबेट को जाके सर्च करेंगे आप। एंड पे देखें जो रेफरेंसेस है वो एक सीक्वेंस में है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में। मिल गया? अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ढूंढना पड़ेगा जाके। अगर आर से नाम शुरू हो रहा है तो आर के लिस्ट में कहीं होगा, साल से वेरीफाई करेंगे कि उसी ऑथर का नाम है और इसी का पेपर है, तो डिटेल इस तरह मिलेगी आपको अगर आप ऑथर डेट पे जाते हैं तो। ठीक है, समझिए? नहीं समझे? जी, एक पेपर है। मैं कह रहा हूँ कि इन टेक्स्ट जब आपको नजर आ गया, उसके अब डिटेल देखनी है आखिर में, तो क्या तरीका होगा? उसके लिए आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। एग्जैक्टली, जी वाला सबसे आखिर में आएगा। सर ऐसा ही है, ये जो अल्फाबेट की बात है ये समझ आ रही है सर। दूसरी बात आप कर रहे हैं वो, दूसरी कौन सी बात करूं? मैंने कहा था कंफर्म हो सकता है ना कि एक ही ऑथर के दो पेपर हो, या एक ऑथर का फर्स्ट नेम सेम हो, फिर आपने कंफर्म तो करना ना ये पेपर उसी का है, तो फिर साल को आप यूज कर सकते हैं। हाँ, तो आप साल उसमें देखें ना, उसके एंड पे साल दिया होगा ना, एंड एंड रेफरेंस पे जब जाते हैं वहाँ डिटेल है ना सारी। भाई देखिए, एक पेपर आपने पहले रेफर किया आरजू 2010, फिर एक और पेपर रेफर किया आरजू 2009। अब आपने जाके एंड पे पेपर देखना है कि जी आरजू 2010 कौन सा, तो 2010 वाला ही खोलना है ना, फिर वो आरजू 2009 से कंफ्यूज तो नहीं करना। तो साल लिखा है वहां पे उधर एंड पे, तो काउंटर चेक करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपने साल को भी साथ रखना है। और इन केस ऑफ सेम डिफरेंट से आरजू सेम आरजू नहीं है, एक आरजू जो है वो आरजू मिर्जा है, एक आरजू खान है, तो फिर इस केस में आरजू यूज ही नहीं होगा, आप खान और मिर्जा यूज करेंगे इन टेक्स्ट। ठीक है, ये अब मैं आपको एक सैंपल भी दिखा दूं। कोई सवाल है? हल नहीं हो रहा? आप इनसे पूछे ना क्यों नहीं हल हो रहा। फिर आपका पेपर जो है वो पैथेटिक है। स्टिल अगर ये फॉलो नहीं कर रहा, दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेपर। दिस इज जनरली एवरीवेयर डन। इसमें नहीं हो रहा तो ये आप कोई और पेपर खोल के देखो। हो सकता है कोई एक आध उन्होंने इस तरह से कोई एपोजिट कर दिया हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज फॉलो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने पेपर्स देखे? यस सर। आप लोगों को अपने पेपर लिंक हो रहे हैं, रेफरेंसेस लिंक हो रहे हैं आपके?
ऑथर डेट स्पेशली जो ये जिनके पेपर्स ये ऑथर डेट। बताएंगे सर काइंडली कि ये मतलब फिर इसका मतलब तो ये कंपल्जन तो कोई नहीं है सर जो आप मर्जी चूज करना चाहें या जी किसी कोई खास कंपल्सन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, कैन मतलब यूज इस तरह एनी तो वन। नहीं है कि सर जब आप IEEE की कोई कॉन्फ्रेंस या अपना पेपर उसमें प्रेजेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये स्टाइल फॉलो करते हैं तो हम रिसर्च जी जी पेपर भी ये वही हो सेट सकता है, हमारे ये हो सकता है, वो हमारे आपसे पैटर्न कहेंगे, से ये चलेंगे। कहेंगे ऐसा हो सकता है। IEEE वालों में अगर आप पेपर सबमिट करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि सारे रेफरेंसेस को IEEE स्टाइल पे कन्वर्ट करके दें। सर बट वैसे जनरली स्पीकिंग फॉर रिव्यू पर्पसेस देयर इज नो सच लिमिटेशन। राइट सर। जी सारे होंगे सर, वो आपका इस पेपर में इशू है कोई। ठीक है, तो ऑथर डेट को लिंक करना इस तरह से है और IEEE स्टाइल को लिंक करना इस तरीके से। अभी मैं एक वेबसाइट खोल के आपको से दिखाता हूँ कि जी वो जो माइनर वेरिएशन है वो क्या हो सकती हैं। देयर कुड बी फ्यू। सो हम इधर एक पेपर खोल लेते हैं MDPI का। और लेट मी शेयर इट विद एवरीबॉडी। अच्छा जी देखिए, अब ये एक पेपर है, ये आप सबको विजिबल है ना? अभी इधर भी नजर आ रहा है, बाहर भी नजर आ रहा है। ठीक है, यस सर है। ठीक है। इस पेपर को हमने साइट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे एक साइट की ऑप्शन है नजर आई राइट साइड पे, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इधर स्टाइल खोल देता है। खोल दिए। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे नोट करेंगे क्या चीजें, यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉपुलर सब सिस्टम्स मेंशन किए हुए हैं और अदर स्टाइल का फॉर्मेट भी पूछा हुआ है कि आप नाम बताएं, मैं आपको उस लिहाज से कर दूंगा। अच्छा देखिए, ये सारे के सारे स्टाइल जो हैं ये सब स्टाइल्स हैं IEEE के नंबरिंग सिस्टम के सब स्टाइल्स हैं ये। अगर मैं पेपर के अंदर चला जाऊँ, देखिए ये तो एंड ऑफ रेफरेंस है ना, आखिरी रेफरेंस है, पूरा रेफरेंस। मैं इसको बंद करता हूँ अभी। आई गो इन साइड द पेपर एंड आई शो यू कि पेपर के अंदर रेफरेंसिंग किस तरह से हुई हुई है। यहाँ देखिए आप इधर कैसे हुई हुई है, न्यूमेरिक हुई हुई है ना? ठीक है, और न्यूमेरिक में अगर मैं इसके एंड पे चला जाऊँ तो ये रेफरेंसिंग जो है इसने एंड पे इसके रेफरेंसेस दिए होंगे, ये रेफरेंस आ गए, ये न्यूमेरिक है सारे, IEEE स्टाइल है ना, 1 2 3 4 5 है, ऐसे ही है पेपर के अंदर, ऐसे ही रेफर हुआ हुआ है। अब मैंने ये पेपर पढ़ा, मैं इस पेपर को रेफर करना चाहता हूँ अपने काम के अंदर, जिसका इसने रेफर किए हुए बहुत सारे पेपर, तो मैं वो आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि जी उसके अंदर जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये मुझे ऑप्शंस देता है कि इस पेपर को आप रेफर जो है वो MDPI ACS स्टाइल में करना चाहते हैं, बट ये IEEE नंबरिंग सिस्टम ही है। नंबरिंग सिस्टम के अंदर देखिए वेरिएशन, देखिए 4 इधर दिए हुए ना, 3 दिए हुए, तीनों में जरा आपस में फर्क नोट करें। ये आखिर का रेफरेंस यहाँ से पिक होगा, इन टेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है, आखिर में जो पूरा डिटेल रेफरेंस है वो इनमें से किसी एक को फॉलो किया गया है, लिखा गया है, जो कि सब सिस्टम है उस नंबरिंग सिस्टम। ACS स्टाइल में क्या हो रहा है लेकिन जरा गौर करें, सेकंड नेम फर्स्ट आ रहा है और एब्रीविएशन है 2 वर्ड्स की। फिर आगे चलते जाते हैं तो नामों के दरमियान में सेमी कॉलन लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, जो हमारे पास टाइटल है वो टाइटल ऑफ पेपर लिखा हुआ है, वो टाइटल ऑफ पेपर जो स्ट्रेट लाइंस में लिखा हुआ है, उसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाला हुआ, डायरेक्ट जो है वो रेफरेंस दे दिया है। उसके बाद जर्नल का नाम है लैंड 2023, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 12, उसका रेफरेंस नंबर होगा 1514 जो है वो पेज नंबर होगा, और ये उसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। नीचे वाले में देखें कुछ चीजें डिफरेंट है, कुछ चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं। लाइक यहाँ पे बड़ी एक जो मुझे ये देखिए, ये बोर्ड में नहीं है, टैलेंट में है, ये वॉल्यूम नंबर है, इशू नंबर है, 12 ब्लॉक में 8 करके लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम पूरे पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब देयर आर वेरिएशन व्हिच यू कैन नोट बिटवीन AMA स्टाइल एंड ACS स्टाइल, बट दोनों है IEEE स्टाइल। ठीक है, फिर नीचे आ जाए, शिकागो ड्रैगन का नाम सुना था अभी थोड़ा मैंने, बाकी शिकागो ड्रैगन में देखें इनमें और इसमें आपस में क्या फर्क है, इधर इन्वर्टेड कॉमास आ गए, कुछ और नंबर 8 आ गया, ये नंबर शोज द इशू नंबर। ठीक है, और नाम पूरे पूरे लिखे हुए हैं, वहां पे पहले एब्रिविएशंस नहीं, पूरे पूरे नाम आ गए।
साल इधर भी आ गया है, बल्कि इधर ही आ गया, बीच में नहीं है, आखिर में नहीं है, बाकी सब में आखिर में था। ठीक है, तो वेरिएशन है, लेकिन अगेन पॉइंट क्या है यहाँ से नोट करने वाला कि ऑल ऑफ दीज स्टाइल्स आर IEEE स्टाइल्स, इनके सबलेट्स हैं, सब नाम है जो कि डिटेल रेफरेंस मेंशन करते हैं और वो अपना अपना एक तरीका फॉलो करते हैं, और जनरल में से किसी एक को आपको कहता है फॉलो करें जब आप पेपर सबमिट करें। सही है। सिमिलरली ऑथर डेट सिस्टम के भी इस तरह से सब सिस्टम्स हैं। अगर आप यहाँ पे वो स्पेशल नाम यहाँ लिखेंगे तो वो आपको स्टाइल में ये साइट करके दिखा देगा। क्या ये बातें समझ आई? ये हमारी चॉइस है कि मतलब पूरा हम स्टार्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ जहाँ पे मैं पब्लिश कर रहा हूँ उसके आप कोई एक स्टाइल इनमें से इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से कोई एक स्टाइल लेके चल सकते हैं, लेकिन एक ही रखे स्टैंडर्ड, फिर एक ही होता है स्टैंडर्ड, जो होता है स्टैंडर्ड होता है। फिर आपने अपने लिहाज से उसमें वेरिएशंस नहीं लानी। स्टैंडर्ड के फायदे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड के फायदे ये होते हैं कि इसमें वो सारी डिटेल्स हैं जो कि इस पेपर को ढूंढने के लिए चाहिए। Now anybody who reads through this, he will be able to get the paper, reach to the paper. अब होता क्या है, जो कट पेस्ट होती है, मसले क्या होते हैं रेफरेंसिंग में, लोग करते हैं कट पेस्टिंग लिखते हुए। मैंने आपसे कहूंगा ना कि लिटरेचर रिव्यू लिखो, आप में से चले में अच्छे हैं सारे के सारे, 20% लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, किसी और पेपर के आखिरी रेफरेंस सेशन को कट पेस्ट करेंगे और प्लेस कर देंगे और एज इट इज उसको लेके चल पड़ेंगे। अब क्या होगा, जो गलतियां उसने की हैं और जो उससे पहले लोगों ने की हैं, वो उनमें से आप कुछ चीज ऐड भी कर देंगे और गलतियां और सिस्टम में इंसर्ट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली खराब से खराब चीज होती चली जाएगी हर अगले स्टेज के ऊपर। तो इधर क्या चीज है कि ये पूरा डिटेल रेफरेंस है जो कि आप अगर आप दे रहे हैं, इट मींस आपने खोल के पेपर देखा है और आपने सारी चीजें फिगर आउट की हैं और फिर आपने दी है। तो इट मीन्स के आपकी एफर्ट है, क्वालिटी कुछ इंसर्ट किया आपने सिस्टम में, इसलिए ये चीजें रिक्वायर्ड है। और मैंने शायद पहले भी बताया था एक दफा कि जब किसी आपका कोई काम जब रिव्यू के लिए किसी के पास जाता है, चाहे रिसर्च पेपर हो, चाहे थीसिस हो, चाहे प्रपोजल डॉक्यूमेंट, वो हो सकता है कुछ ना पढ़े, सिर्फ रेफरेंसेस खोल के देख ले, अगर उसे वहां नजर आएगा कि इसने यहाँ पे एफर्ट की हुई, होमवर्क अच्छा किया हुआ है, तो वो आपको पास कर देगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आपने जान मारी हुई है। अगर यहाँ उसको फील होगा कि कट पेस्टिंग की हुई है, गलतियां की हुई हैं, इससे क्या पता लग चलता है कि जी आपने जब इधर ही 2 नंबरी की हुई है, होमवर्क में ही 2 नंबरी की हुई है, तो ऊपर बेशक आपने ईरानी टाइल लगा दी है और कारपेट बिछा दिया घर के अंदर, लेकिन नीचे जो है बेस में आपने वो 10 रुपए वाली ईंट डाली हुई है, तो वो नजर यहाँ पे आ जाएगी नजर। ठीक है, तो आपका जो वो ख्वाबों का घर है वो कोई नहीं खरीदेगा फिर। सही है। तो ये इस तरह से इसको इम्पोर्टेंस देनी है, रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स को भी और उनकी कंटेंट पूरे करने के पर्सपेक्टिव से भी। क्वेश्चन ये है कि भाई कोर्स पे तो हम कोई भी रेफरेंस ले लें स्टार्टिंग का, ठीक है, अगर हमें पेपर पब्लिश करना है तो हम करेंगे भी, तो वो चीज पब्लिशर के हम करें उसके एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है। जी होता है ना। अब ये है ना, ये MDPI के जितने जर्नल्स हैं, ये आपको बताएंगे जी कि मुझे आप AMA स्टाइल में रेफरेंस करके दें, सबमिट जब करें तो स्टाइल में करें, तो आप उसका करेंगे। ठीक है जी, आई होप थिंग्स आर क्लियर। अच्छा, आज इतना रखते हैं। अब मैं आपके जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो सुन लेते हैं ताकि आपके टॉपिक फाइनलाइज हो जाए, इसको फिर आगे हम लेके चलेंगे। मैं इसको लिंक करूंगा अभी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह विद स्कोपस। स्कोपस में कैसे रेफरेंसेस बनाते हैं और इंसर्ट करते हैं, मेंडले यूज करेंगे स्कोपस में मेंडले यूज करेंगे, कर सकते हैं। मेंडले इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मेंडले इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बट उसमें अगेन ये स्टाइल की ऑप्शंस होती है, आप क्लिक करते हैं उसी स्टाइल को फॉलो करें। लेकिन वो अभी चूंकि टाइम नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा जी, अभी हम लेट मी अलाउ यू पीपल टू शेयर योर टाइटल्स एंड टॉपिक्स। लोगों को समझ नहीं आती, लोगों ने गप मार रही है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से कोई अपने टॉपिक को शेयर करना चाहता है तो वो शेयर करे, एंड फिर देन वी मूव फॉरवर्ड। लेट मी अलाउ मल्टीपल शेयरिंग।
सर मैंने अपना टॉपिक आपसे शेयर किया था सर ऑलरेडी, आपको याद होगा। नहीं, मुझे शेयर किया था आपने, तो अब यहाँ पे आप टॉपिक अप्रूवल लें ना, मैंने आपको उधर भी यही कहा था कि क्लास में प्रेजेंट कीजिएगा। और अगर मैंने ओके कर दिया आपको तो बस ठीक है, फिर आप काम करें उसके ऊपर। मैं अभी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनका अभी तक उनको डाउट है कि हमने करना क्या है। तो आई अलाउड दी शेयरिंग, काइंडली रेज योर हैंड्स फर्स्ट एंड देन आई अलाउ कि किसने शेयर करना है। ओके जी, नसीर शेयर करें आप। आवाज आ रही है सर? एम आई ऑडिबल? जी आप ऑडिबल हैं, लेकिन बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, दोबारा शेयर करें। फिर हो गया सर? फिर आ रही है? तो स्टॉप शेयर। स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। ठीक है जी, अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है, नसीर बताएं। सर मेरा टॉपिक है, मैं असल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक सर एजाइल डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टाइम पे है सर। जी आगे चलें। सर मैंने कुछ जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस और कुछ आर्टिकल्स मैंने कंसल्ट किए हैं, जिनमें से कुछ इसको तो मेरे प्रेजेंटेशन मोड स्टूडेंट्स पे ने कन्वर्ट कर शेयर लें, किए। आपको ही नजर आ रहा है, हमें से किसी को नजर नहीं आ रहा। तो नजर आ रहा है अभी? जी अभी नजर आ रहा है। एक चीज याद रखिए, देखिए आपने जो प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपने भी और बाकी क्लास वालों ने भी, आपने प्रेजेंटेशन देनी है बाकी लोगों को जो क्लास में बैठे हुए हैं या आपके जो इवेल्युएटर्स हैं, तो ऐसी बनाया करें कि सबको विजिबल हो। अभी इसमें हर डब्बे में काफी काफी स्पेस है जिसको आप यूज कर सकते हो, बट आपने कहीं भी यूज नहीं किया और छोटा छोटा लिख दिया है। तो काइंडली इस चीज को आइंदे के लिए ख्याल रखिएगा। राइट सर। बताइए अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर टॉपिक मेरा सर एजाइल मेथोडोलॉजी पे, और वो प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट है और जो टाइम है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो एजाइल मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं। आपका टॉपिक इसके ठीक है, सर मुझे बताएं इनमें से बेसलाइन पेपर कौन सॉफ्ट, सा है आपका। ये बेसलाइन पेपर 3 है सर, जिनमें से मुझे बेसलाइन पेपर थोड़ा आपके थोड़ा 3 है? मिला हुआ है। पहला, जी जी सर, मतलब 3 है तीनों में या मुझे पहला है? रिलेटेड इससे सर 3 है सर। ये पहला है सर, ठीक है। ठीक है सर, और उसके बाद ये लास्ट वाला है सर, ओके। लास्ट, लेकिन ये स्कोपस वगैरह पे है नहीं। और आपकी मुझे डिग्री क्या समझ नहीं है, आता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है या डाटा साइंस की डिग्री है, अभी जो आप कर रहे हो मास्टर्स में? सर मैं स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ओके, सो आपने फिर ग्रेजुएशन ऐसा मेरी काम इलेक्ट्रिकल करना है जो इंजीनियरिंग कि की है सर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह का हो। जी जी सर, इसमें जो प्रोजेक्ट्स है प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये सॉफ्टवेयर, मेरा ज़्यादातर फोकस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन को इसमें ऐड करूँ, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पा रहा। तो ज़्यादातर मैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है ना सर, उनके ऊपर इजीली मैं कर पा रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर एजाइल मेथोडोलॉजीज अभी तक सही से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रही और हो नहीं रही। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। अच्छा नसीर, मैं भी ये चीज आपसे इस पे बहस में नहीं जाऊंगा कि किसका क्या कॉन्सेप्ट है नहीं है। मैं भी आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आपका थीसिस टाइटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। पहला पेपर आपका बेस पेपर नहीं बन सकता, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पेपर है। सेकंड बन सकता है, सर सर ठीक है। ठीक है सर। और जो आपने इसके अगले पेज पे मुझे दिखाया था वो भी बन सकता है। अगले जाए ना, नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये जो एमडीपीआई का सॉफ्टवेयर है ये भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आउटकम्स पे कोई बात कर रहा है, इम्पैक्ट की। तो दिस कैन बी अ पेपर विच यू कैन फॉलो फॉर। सर ठीक है जी, तो ये सर असल लास्ट में पेपर इज ऑल्सो फाइन।
आपका टाइटल जी, जी, मैं सर। अप्रूव कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, बट टाइटल को थोड़ा सा आपने मुसलमान करना है विद द व्यू के आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएस कर रहे हो, तो उस लिहाज से जर्नल वो ढूंढो जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जर्नल हो। सर जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ना सर, उसमें वो सर उसमें मिल नहीं रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नसीब एजाइल नहीं मिल रहे हैं तो मेथोडोलॉजी आपकी वो गलती है, मिलने चाहिए, टॉपिक चेंज कर लें अगर आपको नहीं सॉफ्टवेयर मिल रहे तो। सर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर मिल रहे हैं ना सर। अभी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट ही होता है ना सर। ठीक है तो आप करें ना, लेकिन मैं अगेन ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का थीसिस नहीं नहीं है। नहीं सर, वो सर मेरा इस पे फोकस जो है सर वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे है कि यार जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर वाले बना रहे हैं उनमें जो आपका दूसरा एक वाटरफॉल मेथड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे कॉस्ट पे क्या आती थी और टाइम टाइम पे क्या इम्पैक्ट आता था। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। तो अब आप ये इस इस पहले पे पेपर को एजाइल भी गौर आप से पढ़ अप्लाई लो, करेंगे। इस पहले पेपर को भी पढ़ लो, पहला पेपर भी अगर इसमें वो रिलेटेड कंटेंट है तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। पेपर्स ठीक है आपने जो लिखे हुए हैं यहाँ इसमें रिलेटेड कंटेंट है सर, इसमें मैंने पे। पढ़े बस हैं ठीक है, रिलेटेड कंटेंट। गो अहेड नसीब, गो अहेड करें, ठीक है। थैंक यू। वेलकम जी, नेक्स्ट आ जाइए। वी हैव लेस टाइम, इसलिए हमने ज्यादा लोगों को इसमें करना है, इसलिए थोड़ा मैं टाइम अकॉर्डिंगली दूंगा, जितना रिक्वायरमेंट होगी, नेसेसरी नहीं करूंगा। जी नसीर के बाद सुहेल शाहिद, आप शेयर कीजिए। आप में से अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, अगर अगर उसने समझता है कि मेरा कोई काम, अब क्योंकि मैं सिर्फ टॉपिक्स लोगों के सुनूंगा, आप में से भी कोई दिखाना चाहे तो दिखा, ठीक है। चलें जी, इसको वो करें, स्क्रीन मोड ऑन करें इसका, बड़ी स्क्रीन पे लेके जाए ना इसको, प्रेजेंटेशन तो कन्वर्ट तो करें। सुहेल, जी सुहेल आवाज नहीं आ रही आपको? जी बताइए। बहुत मुश्किल है यार पार्टिसिपेंट से डील करना। सर सर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और एचपैक सिस्टम को सर इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें जो हमारी एविएशन की मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर सर जो एचपैक सिस्टम है ये सर उसके थ्रू हम गैप एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। सुहेल आपकी डिग्री जो है वो एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है? सर एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है सर। ठीक हो गया, मुझे अपना बेसलाइन पेपर दिखाएं जो आपने इसके लिए पढ़ रहे हैं, या पेपर्स जो पढ़ रहे हैं वो जरा दिखा दें, शेयर सर मैं करें। दिखाता हूँ। अगली स्लाइड दिखा दे भाई। सर अगली स्लाइड। और क्या रिक्वेस्ट किया आपसे? सर वही मैं कर रहा हूँ सर, बट आगे वो आई डोंट नो फ्रीज हो गया सर। फ्रीज हो गया, अन शेयर करके दोबारा शेयर करें। सर मैं कर देता हूँ। आप में से जो जो लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने हाथ खड़े कर लीजिए, मैं आई गिव यू चांस वन बाय वन। सर काइंडली अभी लिटरेचर रिव्यू आपको नजर आ रहा है काइंडली? जी आ रही है, बताइए। ठीक है सर। सर इसमें जो मेरा बेसलाइन पेपर है वो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेफ्टी कल्चर इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी बेस पे ये मैं सारा करूँगा। तो इस सर जो मेरा बेसलाइन पेपर है इसमें मुख्तलिफ सर्विस किए गए हैं और मुख्तलिफ इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए हैं और उसको मैं बेस्ड
करूंगा जो HFAX का मेथड है, जो एक यूनाइटेड स्टेट में जिस तरीके से एविएशन मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से HFAX को इस्तेमाल किए गए, वहां से सर ये करके गैप एनालिसिस करके उसको सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एम्बेड करूंगा। तो ये सर जो सीरियल नंबर 1 पे है वो मेरा बेसलाइन पेपर है, और फर्दर पेपर्स मैं सर इसमें कंसल्ट करूंगा वो है ओशा के एस्पेक्ट को बीच में मैं इन्वॉल्व करूंगा। फर्दर टॉपिक्स जो वो हैं सर वो ये पढ़ेंगे। चलोगे तो हम इसको और खोलेंगे, टॉपिक ठीक है और पेपर्स भी ठीक है, अप्रूव्ड। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट कौन स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है? जी सर, मैं उसामा हूँ सर, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ सर। सर ये आपके पास प्रेजेंटेशन विजिबल है सर? पेपर्स दिखाइए, ठीक है, टाइटल ठीक लग रहा है, पेपर दिखाएं। अगली स्लाइड्स दिखाएं जी मतलब। सर। सर ये नेक्स्ट स्लाइड है सर, जिसके अंदर सर जो मेरा बेसलाइन पेपर है सर वो सीरियल नंबर 1 के ऊपर है, असेसिंग एंड फैसिलिटेटिंग वेयर हाउस सेफ्टी सर। बेसिकली सर ये बेसिकली एक जर्नल सेफ्टी साइंस के अंदर पब्लिश हुआ है सर, और इसके अंदर सर्वे किया गया है सर एक डच इंडस्ट्री के अंदर सर, और वहाँ पे उन्होंने पहले सर असेस किया कि वेयर हाउस सेफ्टी क्या है सर। उसके बाद सर उसके डिफरेंट इंटरव्यूज हैं सर लोगों के साथ, कि आप लोग क्या सेफ्टी परफॉर्म कर रहे हैं और आपसे डिलिबरेटली क्या परफॉर्म, मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है आपसे। तो सर उसको असेस करने के बाद उन्होंने एक वर्किंग की है कि मतलब अगर हम बाय फोर्स एक सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एक सेफ्टी कल्चर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके अंदर गैप एनालिसिस है। तो सर मैं ये वाला गैप एनालिसिस अपनी स्टडी के अंदर अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर करना चाहूँगा सर। मेरा भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है सर, मास्टर्स है सर। जो वेयर हाउस है हमारा अपना मुल्तान में सर, वहाँ पे हम लोग ये सर्वे करवाएंगे और गैप एनालिसिस भी करेंगे, और साथ में ये बाकी रिसर्च जर्नल्स भी अवेलेबल है ओशा और सेफ्टी के रिलेटेड, मदद करेंगे सर। अच्छा, इसमें सिर्फ आपने ये देख लेना है उसामा कि आप जो काम भी आप कर रहे हो ना उसमें कोई डाटा एनालिसिस होनी चाहिए, सर ठीक है? कुछ डाटा आपको कलेक्ट करना है, उस ठीक है डाटा की सर। एनालिसिस करनी है और फिर अकॉर्डिंगली आपके कोई उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ होने चाहिए डाटा की बेस पे। राइट सर, बिल्कुल सर। मैं डेटा पूरा एनालिसिस जिस तरह इस जर्नल के अंदर हुआ हुआ है सर, उसी तरह मैं अपने सिस्टम के अंदर उसको डवटेल कर। चलिए ठीक है, बाकी आगे बढ़ेगा देखेंगे, पूछेंगे आपसे। तो इसमें करेक्शन लगनी होगी तो वो बाद में लगाएंगे। ठीक है जी उसामा, राइट थैंक सर। यू। डिस्कनेक्ट होने वाला है, अगर ये डिस्कनेक्ट होता है तो दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, स्पेशली दो जिनके टॉपिक्स का इशू है। सर तैमूर सर, मैं अपनी जी स्क्रीन शेयर तैमूर, कर रहा हूँ। शेयर करें। ये चाह रहा है कि आप बढ़ जाए। सर टॉपिक नजर आ रहा है काइंडली? जी तैमूर बताइए। सर नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन टेक्निक्स टू डिटेक्ट स्ट्रक्चरल इश्यूज इन एजिंग एयरक्राफ्ट। बेसिकली सर मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है, मेरा मास्टर्स सर, और मेरी बेस ग्रेजुएशन है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है सर।